नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, सुर्खियों में कभी कभी ऐसी कहानियां आती हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सीधी लगती हैं। एक अपराध, एक पीड़ित, एक अपराधी। लेकिन जब आप थोड़ा करीब से देखते हैं तो कहानी की परतें खुलने लगती हैं और सच झूठ के बीच की रेखा वो धुंधली हो जाती है। आज हमारे पास लखनऊ की एक ऐसी ही घटना से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। एक लिव इन रिलेशनशिप, एक हत्या और एक मां का दावा कि उसने जो भी किया अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। तो मामला यह है कि लखनऊ के सलारगंज इलाके में सूर्य प्रताप सिंह नाम के एक इंजीनियर की हत्या हो जाती है और शक की सुई कहीं बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही घूमती है। आरोप लगता है उनकी लिव इन पार्टनर रत्ना और रत्ना की 2 बेटियों पर। लेकिन इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है। इसके पीछे उत्पीड़न, डर और शायद आत्मरक्षा की एक कहानी है। तो चलिए इन रिपोर्ट्स की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये घटना हमें सिर्फ कानून के बारे में नहीं बल्कि उसके पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी सोचने को कहती है। जब कोई, खासकर एक माँ, सालों के उत्पीड़न के जवाब में हिंसा का रास्ता अपनाती है तो सवाल सिर्फ क्या हुआ नहीं रह जाता। ज्यादा जरूरी सवाल बन जाता है क्यों हुआ। और इन रिपोर्ट्स के आधार पर आज हम इसी क्यों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जो बुनियादी तथ्य हमारे सामने हैं वो क्या हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक जगह है लखनऊ का शिवम ग्रीन सिटी इलाका। मृतक का नाम है सूर्य प्रताप सिंह, जो एक नामी कंपनी में इंजीनियर थे और वो अपनी लिव इन पार्टनर रत्ना और रत्ना की 2 बेटियों के साथ वहां रहते थे। और फिर रविवार की रात उसी घर में किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू से सूर्य प्रताप की हत्या कर दी जाती है। शुरुआती जांच में मुख्य आरोपी उनकी पार्टनर रत्ना को ही माना जा रहा है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ये एक घरेलू माहौल में हुआ अपराध है। कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं है, कोई लूटपाट का एंगल नहीं। पूरा मामला एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच के तनाव को दिखाता है, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिरकार एक हिंसक मोड़ पर खत्म हुआ। सही बात है। ये किसी बाहरी खतरे का नतीजा नहीं बल्कि अंदरूनी रिश्तों के टूटने का एक भयानक परिणाम लगता है। बिल्कुल। और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहला सवाल उठता है, मकसद क्या था? पुलिस पूछताछ में रत्ना ने जो वजह बताई है वही इस केस को इतना जटिल बना देती है। रत्ना का सीधा आरोप है कि सूर्य प्रताप उसकी बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये छेड़छाड़ और मारपीट का सिलसिला काफी समय से चल रहा था। घर में एक डर का माहौल था। अच्छा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि घटना वाली रात ये उत्पीड़न अपनी हद पार कर गया। आरोप है कि सूर्य प्रताप ने बड़ी बेटी को एक कमरे में बंद करके पीटा। इसी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि रत्ना ने एक कदम उठा लिया। उसने पुलिस को साफ कहा कि वो और उसकी बेटियां सूर्य प्रताप के डर से सहमी हुई थीं। मतलब उनके बयान से ऐसा लगता है कि उस रात उन्हें लगा कि अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। अगर हम इसे कानूनी नजरिए से देखें तो ये आत्मरक्षा या जिसे हम डिफेंस ऑफ अनदर कहते हैं उसका दावा है। ये एक बहुत ही गंभीर कानूनी दलील है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, बल्कि वो कह रहा है कि हाँ मैंने किया, लेकिन मैंने ये अपनी या किसी और की जान या अस्मिता बचाने के लिए किया। अच्छा, तो ये डिफेंस ऑफ अनदर होता क्या है? क्या कानून में इसके लिए कोई खास प्रावधान है? हाँ बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 96 से लेके 106 तक आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बात करती हैं। और खासतौर पर धारा 100 ये कहती है कि कुछ परिस्थितियों में आप अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा के लिए हमलावर की जान भी ले सकते हैं। ये परिस्थितियां हैं जैसे जब आपको लगे कि आपकी जान को खतरा है, कोई गंभीर चोट लग सकती है या फिर बलात्कार जैसा कोई हमला होने वाला है। रत्ना का दावा इसी धारा के इर्द गिर्द घूमता है कि वो अपनी बेटी को एक गंभीर हमले से बचा रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कानून कहता है कि खतरा उसी पल होना चाहिए, पर इन रिपोर्ट से तो लग रहा है कि ये उत्पीड़न लंबे समय से चल रहा था। तो क्या कानून इस लंबे समय के उत्पीड़न को उस एक पल के एक्शन के लिए एक वजह मानता है? और यही इस केस का सबसे पेचीदा कानूनी और नैतिक पहलू है। कानून इमिनेंट डेंजर यानी तत्काल खतरे की बात करता है। अदालत को ये देखना होगा कि क्या उस रात वाकई खतरा इतना बड़ा और तत्काल था कि जान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
यहीं पर बैटर्ड वुमन सिंड्रोम जैसा मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट चर्चा में आता है। हालांकि ये भारत में कोई औपचारिक कानूनी बचाव नहीं है, पर ये उस मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है जिसमें लंबे समय तक हिंसा झेल रही महिला को लगने लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और वो एक दिन पलटकर वार कर देती है। ये वाकई बहुत जटिल है। अच्छा, हत्या के बाद जो हुआ, रिपोर्ट्स में उसकी जो तस्वीर सामने आती है वो भी बहुत अजीब है। मुझे एक बात बहुत खटकी कि हत्या के बाद रत्ना और उसकी बेटियां भागे नहीं। हाँ, ये किसी आम अपराधी जैसा व्यवहार तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे रात भर लाश के पास बैठी रहीं और अगली सुबह उन्होंने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि यहाँ एक हत्या हो गई है। ये तो पूरी कहानी को और भी उलझा देता है। बिल्कुल, ये व्यवहार मनोवैज्ञानिक रूप से कई चीजों की ओर इशारा करता है। एक तो ये हो सकता है कि वे गहरे सदमे में थी। कभी कभी किसी दर्दनाक घटना के बाद इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। अच्छा। भागने या सबूत मिटाने का ख्याल शायद उनके मन में आया ही ना हो। हाँ। दूसरी संभावना ये भी है कि उन्हें मन में ये विश्वास हो कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो जरूरी था वही किया, और इसलिए उन्हें भागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये तो बहुत दिलचस्प है कि इस सदमे में इंसान भागने के बजाय वहीं रुक सकता है। क्या ऐसा अक्सर देखा जाता है ऐसे मामलों में? हाँ, ये असामान्य नहीं है। इसे साइकोलॉजिकल फ्रीज या डिसोसिएशन की अवस्था कहते हैं, जहां दिमाग खुद को उस भयानक सच्चाई से अलग कर लेता है। वो शारीरिक रूप से वहां होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। बेशक ये सब अभी केवल अनुमान है। पुलिस की जांच और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से ही असलियत सामने आएगी, लेकिन उनका भागना नहीं इस केस में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा। तो अब कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी रत्ना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन बेटियों का क्या हुआ? क्योंकि बेटियां नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये एक अहम कानूनी प्रक्रिया है। उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा नहीं चलेगा। उनके मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखेगा, और आपको ये जानना चाहिए कि इस बोर्ड का नजरिया सजा देने से ज्यादा सुधार और पुनर्वास पर होता है। और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पे? पुलिस का बयान अभी बहुत मानक है कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी कहानी का सिर्फ एक पक्ष यानी आरोपी का पक्ष सामने आया है। पुलिस को अब सबूतों के जरिए यह स्थापित करना होगा कि क्या उत्पीड़न के दावे सच हैं, क्या आसपास के लोगों ने कभी कुछ देखा या सुना, क्या बेटियों के शरीर पर चोट के निशान थे, और सबसे बढ़कर क्या हत्या का कारण वाकई वही था जो बताया जा रहा है। और इस सब के बीच एक और बहुत जरूरी किरदार है, वो है मीडिया। इन रिपोर्ट्स को देखकर ये भी समझना दिलचस्प है कि मीडिया ने इस खबर को कैसे पेश किया है। ज्यादातर हेडलाइंस ने इसे लिव इन रिश्ते में हत्या से ज्यादा उत्पीड़न से तंग आकर हत्या की तरह दिखाया है। अच्छा। हाँ, मैंने 2 अलग-अलग अखबारों की हेडलाइन देखी। एक की हेडलाइन थी बेटी को बचाने के लिए मां बनी हत्यारिन, जबकि दूसरे ने लिखा लिव इन पार्टनर का चाकू से गोदकर कत्ल। ये 2 हेडलाइन एक ही घटना को कितनी अलग कहानी बना देती है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक में मां को एक रक्षक की तरह दिखाया गया है, दूसरे में एक क्रूर हत्यारे की तरह। बिल्कुल। मीडिया की ये फ्रेमिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये जनता की राय को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। जब हेडलाइन में ही बेटी को बचाने के लिए या उत्पीड़न से तंग आकर जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो पढ़ने वाले के मन में आरोपी के लिए एक सहानुभूति पैदा होती है, इससे पहले कि वो पूरी खबर पढ़े या अदालत का कोई फैसला आए। तो क्या ये दिखाता है कि समाज अब घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशील हो गया है? हाँ, एक तरफ तो यह समाज की बढ़ती संवेदनशीलता को दिखाता है कि हम अब सिर्फ अपराध को नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजहों को भी समझना चाहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू भी है। वो क्या? क्या इस तरह की रिपोर्टिंग मृतक के पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रही? सूर्य प्रताप सिंह अब अपना पक्ष रखने के लिए यहां नहीं है। मीडिया ट्रायल में अक्सर कहानी का एक ही पक्ष इतना हावी हो जाता है कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से गायब हो जाता है। अदालत का काम सबूतों के आधार पर फैसला करना है, न कि मीडिया द्वारा बनाए गए नैरेटिव के आधार पर। यह एक बहुत बारीक रेखा है। तो इन सारी रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद हम कहां पहुंचते हैं? हमारे सामने एक ऐसी दुखद घटना है जहां एक हत्या हुई है, जो अपने आप में एक भयानक अपराध है। लेकिन आरोपी का पक्ष कहानी को अपराध से ज्यादा आत्मरक्षा की एक दर्दनाक कोशिश की ओर मोड़ देता है। एक तरफ एक जान गई है, तो दूसरी तरफ एक मां और उसकी बेटियों द्वारा सालों के उत्पीड़न और डर के गंभीर आरोप हैं। कानूनी प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और सच्चाई की कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं। बिल्कुल। और ये मामला हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है।
जब सबूत और गवाही अदालत में पेश किए जाएंगे तो हमारी न्याय प्रणाली किसी व्यक्ति के डर और उत्पीड़न के लंबे इतिहास को हत्या जैसे एक अंतिम कदम के पीछे की वजह के तौर पर कैसे तौलेगी। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध या बेगुनाही का नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हमारा कानून उस इंसान की मनोदशा को कैसे समझता है जो सालों तक एक बंद दरवाजे के पीछे हिंसा सहता है। अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब पीड़ित अपनी कहानी बताने के लिए इस दुनिया में ना हो और मामले के मुख्य गवाह खुद आरोपी हों, तो अदालत उत्पीड़न के इतिहास को एक ठोस सबूत के तौर पर कैसे देखेगी? क्या एक व्यक्ति का डर और उसकी पीड़ा दूसरे व्यक्ति की हत्या का जायज कारण बन सकती है? कानून की किताबों और इंसानी जज्बातों के बीच का यही फासला इस केस का फैसला करेगा।